तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वायनाड, केरल का है ये। तो केरल का वायनाड ये सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले मैं आपसे पूछता हूं, उनके उत्तर आप देने की कोशिश करना। इससे आपका यह भी पता चलेगा कि आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना था, तो आंसर होगा केरल का कोल्लम जिला। अगर आपसे पूछा जाए हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा जामताड़ा जिला, ये झारखंड का है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, तो ये बना है मंडला जिला, ये मध्य प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा बुरहानपुर, ये मध्य प्रदेश का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना, तो आंसर होगा पुल्लमपारा, ये केरल में है। और आदिवासी से आपको याद आएगा एक विश्व आदिवासी दिवस होता है, 9 अगस्त को होता है। अच्छा, आप बता सकते हो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कौन सा राज्य बनाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम है हेमानंद बिस्वाल। और भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू। फिर बताइए, अभी देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा पुणे में। तो देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन ये पुणे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो ये जो पुणे का सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन है, ये 95 फीट की छत के साथ जमीन से 108.59 फीट गहरा होगा। ये सिविल कोर्ट और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के बीच के हिस्से को कवर करेगा। मतलब स्टेशन की छत इतनी ऊंची होगी कि प्राकृतिक धूप सिविल कोर्ट स्टेशन के फर्श पर पड़ेगी। और इस तरह की अनूठी विशेषता वाला ये एकमात्र स्टेशन होगा। अच्छा, मेट्रो से आपको याद आएगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये होगी कोलकाता मेट्रो, जो कि हुगली नदी के नीचे चलेगी। आप बता सकते हो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि शहर। वैसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ई श्रीधरन को। और दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहां पे शुरू हुई? चाइना में। और अभी हैदराबाद मेट्रो ये बना है भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। पहला कौन सा था? दिल्ली मेट्रो। और अगर आपसे पूछे कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना, तो आंसर होगा कोलकाता। अच्छा, ये बताओ भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? आईआईटी मद्रास। हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले थे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं कौन? अनिल कुमार लाहोटी। और वैसे रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2025। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और इन्हें 2025 तक पूरा किया जाएगा। तो ये लक्ष्य याद रखना कब तक का है? 2025 तक का है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और लक्ष्य भी हैं हमारे पास, जैसे कि 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है हमारा? 220। आपको बताया, अभी हमने पढ़ा भी था, किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? तो 2025 तक। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप ये 2025 वाले ये भारत में होंगे। और कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2025 की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। और याद रखना ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर होगा। कहाँ पे? ब्रिटेन में। वैसे साउथ कोरिया ने भी कह दिया कि 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाएगा वो, देखते बनाता ही नहीं बनाता। अच्छा, वैसे टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब का है? 2025। फिर बताइए, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, मतलब अच्छी लिखावट। और किसी दीवार के ऊपर इस तरह का अच्छा राइटिंग में लिखा जाए तो उसे कहेंगे कैलीग्राफी म्यूरल। तो ये अभी दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण कहां पे किया गया? सऊदी अरब के मक्का में।
कितना लंबा? 75 मीटर लंबा है ये, और इसे अमल फ्लेम्बन नाम के कलाकार ने डिजाइन किया है। देखो चलिए बताइए फिर, अभी जनवरी 2023 में पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन ये आयोजित किया गया। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? तो आंसर होगा ईएसएएफ बैंक ने। ईएसएएफ ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। ये जो पुरस्कार है वैसे तो संस्थानों और व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाकी ईएसएएफ बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है 2017 में। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। अध्यक्ष हैं आर रवि मोहन। एमडी सीईओ हैं के पॉल थॉमस। अब फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आर विष्णु प्रसाद। तो अभी आर विष्णु प्रसाद को सूचना व प्रसारण मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर। उन्होंने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार है ये संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो अभी मिला है आर विष्णु प्रसाद को। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रभा अत्रे को। और डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे हमारा, तो प्रभा अत्रे का नाम आपको जरूर याद आएगा। 2022 में हमने इनका नाम पढ़ा था। कब पढ़ा था? पद्म विभूषण जब इनको मिला था। तो भारतीय गायिका है ये प्रभा अत्रे, जिनको अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बताइए, हाल ही में लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये किसे मिला? तो आंसर होगा मिजोरम को। तो अभी केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। याद रखना, केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने, उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित करती है। इसमें संस्थागत श्रेणी में तो 51 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात देखो यहाँ पे मिजोरम की है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। अच्छा देखो, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। आपको बताए अभी मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा भी दिया है। वैसे राष्ट्र खेल यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी मणिपुर में, तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए कि वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा अस्का थाना। अच्छा याद रखना कि ये जो पुलिस है ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर। और हमारे गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह हैं। तो अभी उन्होंने उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। वहीं उड़ीसा के गंजम जिले का ही है गंगापुर पुलिस स्टेशन, उसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। बाकी ये जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है 2021 में ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रह चुका है। अभी 2022 का आपसे पूछ रहे हैं तो ये अस्का थाना है। अच्छा, गंजम जिला ये अभी न्यूज में बना हुआ था, याद आया आपको? ये अभी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, अभी जनवरी 2023 में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिया गया।
चलिए फिर बताइए, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा क्रिस हिपकिंस। हमने पढ़ा था अभी न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे रही हैं। उनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। तो अभी लेबर पार्टी ने ही बताया है कि क्रिस हिपकिंस ये अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए फिर बताइए, अरुणा मिलर ये अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? तो आंसर होगा मैरीलैंड। तो भारत के हैदराबाद में जन्मी अरुणा मिलर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय, इसके अगले प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा विक्रम देवदत्त। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन महानिदेशालय, जिसके अगले प्रमुख विक्रम देवदत्त बन गए हैं। इनका नाम याद रखना। चलिए बताइए, अभी टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ शर्मा को। तो अभी सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया। वे किनका स्थान लेंगे? एन श्रीनाथ का। फिर बताओ, अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्मण रावत ने। तो अभी स्नूकर प्लेयर हैं लक्ष्मण रावत, इन्होंने अखिल भारतीय स्नूकर ओपन का खिताब जीत लिया है। इसमें इन्होंने किसको हराया? आदित्य मेहता को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 के वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता था, तो रोनी ओसुल्लिवन ने जीता था। ये इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा एन सियोंग ने। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसे योनिक सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है, और अभी इस पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर एन सियोंग ने। किसको हराया इन्होंने? तो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर जापान की अकाने यामागुची को हराया। अब आप पूछोगे, ये तो हो गया वुमेन सिंगल, मेन सिंगल किसने जीता? तो मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन ने। इन्होंने किसको हराया? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हरा दिया। अच्छा, बैडमिंटन में 2 कप आप जरूर याद रखना, एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, और 2022 में हमने देखा था इसे पहली बार जीता था भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। और ये याद रख लो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है? तो आंसर होगा हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। तो याद रखना, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में इनको शामिल किया गया। तो आईसीसी के द्वारा घोषित टीम की कप्तानी इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जॉस बटलर कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें 3 भारतीय महिला क्रिकेटर कौन कौन, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को भी आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है। तो पुरुषों में तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, महिलाओं में स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को। देखो, आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, और सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राशिद खान। तो अफगानिस्तान के 24 वर्षीय राशिद खान T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और याद रखना, वे अपने 371वें T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा गेंदबाज भी हैं। और इस पूरी दुनिया में वो मात्र दूसरे गेंदबाज हैं ऐसा करने वाले। क्यों? क्योंकि इनसे पहले भी एक और ऐसा कारनामा कर चुके हैं। कौन? वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। वे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ड्वेन ब्रावो के नाम 556 मैचों में 614 विकेट हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि स्काई,
और अभी इनको वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इन्होंने 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए और वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले T20 क्रिकेट के इतिहास में महज दूसरे बल्लेबाज भी बने। सूर्य कुमार यादव इन्होंने 2022 में 68 छक्के लगाए, जो फॉर्मेट के इतिहास में एक वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्सर हैं, छक्के हैं। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें महिला वर्ग में किसे चुना गया आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला वर्ग में चुना गया ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ को। इनको आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था कि सूर्य कुमार यादव ये T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत और उनको अभी आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। उन्हें विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उनको टीम का कप्तान बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सियाज, ये दो ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 2022 के आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में किन भारतीयों को शामिल किया गया था? तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को, जिसमें कप्तान बने थे इंग्लैंड के जॉस बटलर। तो यहाँ पे तीनों मैंने आपको एक साथ बता दिए, एक बार फिर सुन लो। आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में एकमात्र भारतीय शामिल कौन हुए हैं? ऋषभ पंत। और आईसीसी ओडीआई टीम में दो भारतीय हैं, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सियाज। और T20 टीम में 3 भारतीय हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। पराक्रम का मतलब होता है शौर्य, तो याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न शौर्य दिवस के नाम से भी आ जाए, तो यही आंसर करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो याद रखना, इन्होंने स्वराज नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था और इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक बुक लिखी थी। जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। इन्हें देश नायक के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की थी, उसका नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज। और सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर उनकी 28 फीट ऊंची स्टैचू का भी उद्घाटन किया था। और बताओ, अभी मैं भी सुभाष अभियान ये कहां पे शुरू हुआ? लद्दाख में। एक कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया, ये भी ध्यान रखना। और एक बुक आई थी पिछले साल, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। तो इनसे संबंधित ये कुछ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको बताए कि यूनेस्को ने किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया? तो इसका उत्तर होगा 2023, है ना। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। तो याद रखना, अब यूनेस्को ने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यानी कि 24 जनवरी 2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। और आपको बताया 2023 को ही बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। अच्छा देखो, 24 जनवरी को ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो हम मना ही रहे हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 11 नवंबर। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो उसका उत्तर होगा 11 अक्टूबर। अफगानिस्तान की बात हुई है तो ध्यान रखना, उसकी कैपिटल काबुल है, करेंसी होती है अफगानी। और यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को, इसकी स्थापना होती है 1945 में, फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 के दिन ही संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। आपको याद है, विश्व स्तर पर शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को ये एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करेंगे इस बार की थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। और आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को अफगानिस्तान में उन लड़कियों और महिलाओं को ये दिन समर्पित किया है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। और आपको बताएं, 24 जनवरी को हम और ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाते हैं, जबकि नेशनल एजुकेशन डे हम 11 नवंबर को मनाते हैं। और उसी तरह से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो ये याद रखना आप इसको। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो हर साल भारत में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये इस बार हम 13वां मतदाता दिवस मना रहे हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य साफ है, लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। इंग्लिश में बोलोगे तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा डे है वो? बाकी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमने कहा स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं और 25वें नंबर के हैं वो। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे हम, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहली महिला में कौन थी? वीएस रमा देवी थी। आपको याद होगा, अभी चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया था? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। लेकिन अभी बिहार का स्टेट आइकॉन किसे बनाया था? ये भी याद रखना, मैथिली ठाकुर को। अभी चुनाव आयोग ने गरुड़ नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और अभी त्रिपुरा में चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। कहाँ पे? त्रिपुरा में। और मैंने अभी आपसे क्या पूछा था कि 25 जनवरी को एक और डे मनाते हैं, कौन सा? तो याद रखना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा बीएसएफ। आपको याद है, 2023 में हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी लोगों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने इस ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया। फिर बताइए, जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मेगा सैन्य अभ्यास एमफेक्स 2023 आयोजित किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ एक मेगा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एमफेक्स 2023, इसका आयोजन किया। 17 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक किया गया। तो युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और तटीय सुरक्षा के दौरान भारतीय नौसेना और सेना की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी फरवरी 2023 में भारतीय वायुसेना कौन सा अभ्यास आयोजित करेगी? तो आंसर होगा प्रलय। तो भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करेगी। इस अभ्यास में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, चिनूक हेवी लिफ्ट और अपाचे हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर बताइए, भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2023, ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो ट्रोपेक्स ये जो अभ्यास है, इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल भी कहा जाता है। ये हर 2 साल में होता है और अभी 2023 में कहाँ हुआ? हिंद महासागर में।
कब से कब तक? जनवरी से मार्च 2023 तक। पहली बार ये 2019 में हुआ था। अच्छा, वैसे नौसेना की बात है तो हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? नेवल चीफ आर हरि कुमार है, और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में उल्पिन को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। इसका मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब इस स्कीम के तहत अब जमीनों के रिकॉर्ड को भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसे भूमि के लिए आधार भी कहा जा रहा है। ये 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगा। मतलब इसमें हर प्लॉट के लिए एक खास और यूनिक 14 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, और ये जो 14 डिजिट का नंबर होगा ये अल्फाबेट्स भी होंगे इसमें और न्यूमेरिक नंबर भी होंगे। तो इससे जो भूमि है, जो लैंड है, उसके रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिससे जमीन की खरीद बिक्री और बाकी कार्यों में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मतलब एक क्लिक पे जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो अभी लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने इसे शुरू किया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रभाबेन सौभाग चंद शाह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 2022। तो 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रभाबेन सौभाग चंद शाह को, और अभी इनका निधन हो गया। वे दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने महिला सहकारी समिति और महिला ऋण समिति की भी शुरुआत की थी, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। फिर बताइए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अभी हाल ही में डॉक्टर बीवी दोषी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे आर्किटेक्ट थे। तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी का भी गुजरात में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो अभी 2022 में इनको एक अवार्ड मिला था, कौन सा? रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न इनसे बनता है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा बीवी दोषी। 2018 में मिला था, और 2020 में पद्म भूषण मिला था इनको। तो ये एक प्रमुख आर्किटेक्चर थे, इनका नाम याद रखना, प्रश्न आएगा ये एग्जाम में, देखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने। तो अंतरराष्ट्रीय भारतीय प्रवासी हैं ये डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, और इसे अभी किसने लॉन्च किया? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने। चलिए फिर बताइए, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आर कौशिक और आर श्रीधर ने। तो आर कौशिक और आर श्रीधर ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, जिसे अभी जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। ये जो बुक है ये भारतीय क्रिकेट टीम के जो फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर के 7 साल के कोचिंग कार्यकाल को दर्शाती है। चलिए फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। तो इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर यानी कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जिसको कहा गया फितूर 2023, इसका आयोजन 10 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक हुआ था। कहां पे? मैड्रिड, स्पेन में। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको याद दिला रहा हूं। हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, वैसे हमारे पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो पर्यटन मंत्रालय ये अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। आपको याद होगा इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में ही है। चलिए फिर बताइए, 27 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में राष्ट्र फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? एक सिनेमाई साझेदारी के जरिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न देशों की संस्कृतियों को जोड़ना। आपको याद है, हमने पढ़ा भी था अभी कि राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित कौन सी फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी? तो आंसर होगा तुलसीदास जूनियर।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। फुल फॉर्म हो गई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ था पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान और भारत दोनों 2017 में इसमें शामिल हुए थे। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो टोटल अभी तक 8 थे। कौन कौन से? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और फिर अभी 9th नंबर का मेंबर कौन सा बना? ईरान बना है। और आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। और आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022 में अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास थी। अभी 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसमें भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2023 में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया है। तो इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोधा हजीरा मार्ग पर रोपेक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो इससे जो डिलीवरी का समय है वो 10-12 घंटे लगता था पहले, वो अब घट करके 3 से 4 घंटे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डाक की बात हुई है, पोस्ट की बात हुई है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। आप जानते हो वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय डाक दिवस होता है 10 अक्टूबर को। और एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, 1 जुलाई को होता है। वैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना को शुरू किया, प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। आपको पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी चेंजेस लेकर के आई है, तो अब इसी दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को अपनाते हुए पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, इन्होंने पंजाब के मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो अब पंजाब के सरकारी स्कूल भी पूरी तरह से एडवांस होंगे। वहां पढ़ने वाले बच्चों को वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। यही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अच्छा, एक प्रश्न, चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने जीवन आजाद पॉलिसी को शुरू किया? तो आंसर होगा LIC ने। तो अभी LIC ने जीवन आजाद पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये एक नया सेविंग और जीवन बीमा प्लान है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 90 दिनों से लेकर 50 वर्ष तक की होनी चाहिए। और अभी आपको याद होगा LIC ने बीमा रत्न नाम से एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्च किया था और धन संचय नाम से एक पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की थी। और ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार LIC 10वां सबसे वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड है। ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। टॉप पर कौन है? चाइना की एक इंश्योरेंस कंपनी है पिंग, वो है। और अभी LIC ने प्रगति नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था और एक आनंद नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और उससे पहले आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। स्थापना होती है 1956 में और मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो भारत के अरबपति मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में तो नंबर 1 स्थान पे और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे रखा गया। तो पहले स्थान पे किसे रखा विश्व स्तर पे? तो अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया, उसके जो CEO हैं जेनसेन हुआंग, वो पहले स्थान पे रखे गए। और दूसरे पे मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को रखा गया। फिर अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट हैं। और उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
और आपको बता दूं ये पहली बार होगा जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। आप जानते हो राजपथ इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसी पे तो परेड होती है, इसका नाम याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, कर्तव्य पथ कर दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति हमारे पहले अतिथि थे, तो आंसर होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, ये हमारे पहले चीफ गेस्ट रहे थे। आपको याद है मिस्र की बात करें पहले, और अगर मिस्र की हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल कायरो है, इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी हो गई, प्रेसिडेंट हो गए अब्देल फतेह अल सीसी। अभी आप बता सकते हो भारत और मिस्र के बीच में एक पहला संयुक्त अभ्यास हुआ था साइक्लोन 1, कहां पे हुआ था, राजस्थान में। और याद रखना न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश 9 नंबर का बना है इजिप्ट। और 2022 में 8वीं युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन, और अगर इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस, इसका आयोजन हुआ था इजिप्ट में ही। नील नदी का वरदान इजिप्ट को ही कहते हैं, तो इससे संबंधित ये प्रश्न भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा यूविन। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, अच्छा वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया, तो अभी इस मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बाद में उनकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म कोविन पर आधारित है, जो कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, प्लेटफॉर्म से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, केरल ने भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, आप मुझे बता सकते हो उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा सी स्पेस। वैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, पहली बार किसकी ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी ने गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लिया, तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी ने गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लिया। और आपको याद रखना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश का एकमात्र ऐसा बल है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्यों के लिए ऊंटों को तैनात करता है। भाई ऐसे समझो ना, ये ऊंट कहाँ पे काम आते, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान भारत में कहाँ पर है, राजस्थान में, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारी रक्षा कौन करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965, नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल है सुजॉय लाल थाउसेन। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, केपी रुस्तम जी थे। ऑपरेशन सर्द हवा गर्म हवा का आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ऊंट टुकड़ी है और ऊंट सवार बैंड है। मतलब आप कह सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विश्व का एकमात्र बल है जिसके पास महिला ऊंट सवारी दस्ते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और अभी हमने पढ़ा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है। कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे, गुजरात और राजस्थान में। गुजरात में तो कच्छ में और राजस्थान में बाड़मेर में। अच्छा, वैसे तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि भारत जिन देशों के साथ में सीमा शेयर करता है वहां पे हमारी रक्षा कौन करते हैं। तो आपने ये तो देख लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे बीएसएफ हमारी रक्षा करते हैं। वहीं भारत और चाइना की बॉर्डर पे आईटीबीपी हमारी रक्षा करते हैं। और भारत और नेपाल की बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, और भारत और भूटान के साथ भी हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल हमारी रक्षा करते हैं। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे असम राइफल्स हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम चैन से सो पाते हैं और चैन से पढ़ाई कर पाते हैं। तो हम इन्हें सल्यूट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।